हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 41 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी तैयारी हैं वो करवाई जा रही हैं। पिछले कई सारे वीडियो और उनकी प्लेलिस्ट आपको सेपरेट तरीके से बना दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं टारगेट यूपी टेट 2021, अ कंप्लीट बैच कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। ये बैच स्टार्ट हो गया है 21 जुलाई से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ जाता है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो यह महावाक्य है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर बात करें तो इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, यह भी प्रश्न बनता है, और यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250, जी हाँ दोस्तों इसको याद रखिएगा, 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। तो इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। अगर बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को ह्रोत कहा जाता है, और इसमें सर्वाधिक वर्णन जो मिलता है वो इंद्र का, किसका, इंद्र का मिलता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो दोस्तों यहाँ पर कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इन सब नामों से जाना जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त इस नाम से नहीं जाना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रयाग। जी हाँ दोस्तों, प्रयाग में ही हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। और अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है कि यह कोतवाल की सही भूमिका थी कि कानून और व्यवस्था को वो बनाए रखे। अगर देखा जाए दोस्तों तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। अगला छठा क्वेश्चन है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे, रक्षा के, शिक्षा के, रेलवे के, कि अर्थ के। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये बलदेव सिंह पहली सरकार में रक्षा के प्रमुख थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, आशफ अली को
रेलवे विभाग और मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। अगला है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय फौज। सातवें का बी है। देखिए, जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन का दोस्तों यहाँ पर नेता बाबा रामचंद्र को माना जाता है। अगर बात करें तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी और इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। अगला है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? नन अदर देन वीडी सावरकर ही हैं। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर बात करें तो सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग संसाधन कौन से हैं? तो पुनः पूर्ति योग संसाधन ये सौर एवं पवन ऊर्जा है। देखा जाए दोस्तों तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य का स्रोत है और पवन ऊर्जा बनाए रखने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया भी जाता है। अगला है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम, कोई नहीं। तो यहाँ पर चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है और विशाखापत्तनम 1933 ईस्वी में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा 1672 ईस्वी में विकसित किया गया था और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। कौन सा? आपका ये विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह भी है। फिर है मरुद्वीप संबंधित है। दोस्तों मरुद्वीप संबंधित हैं रेगिस्तान से। अगर बात करें तो ओएसिस जो है उसका संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल पाए जाते हैं और मरुभूमि का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो जानवरों तथा इंसानों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। अगला है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। कौन सा है दोस्तों? फटाफट बताइएगा। तो ये आयन मंडल है दोस्तों। अगर बात करें तो धरातल के 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर होता है जिससे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगे परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। विश्व में जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरा नंबर कनाडा का है और तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। तो उत्पादन में
कौन है अग्रणी यहाँ पर? कजाकिस्तान। और सर्वाधिक भंडारण की बात तो ऑस्ट्रेलिया है। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो दोस्तों ये 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 249 रुपया 60 पैसा ये 1947 में प्रति व्यक्ति आय थी, जो अद्यतन बढ़कर 86.668 वार्षिक से अधिक हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। कौन अर्थशास्त्री इनमें से नहीं है? तो दोस्तों ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं। दोस्तों अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में अथवा विशेष अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उसी के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था अथवा देश का विकास आगे बढ़ेगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ भारतीय अर्थशास्त्री जैसे दादा भाई नौरोजी, V.K.R.V. राव और R.C. देसाई भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, जबकि प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और सांख्यिकीविद थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनके मसौदे के कारण उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि ही है? तो दोस्तों 54% कुल जनसंख्या का जो अभी भी आजीविका का स्रोत है वो कृषि ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? नन अदर देन एग्रीकल्चर है दोस्तों, कृषि ही है ये प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के बीच में हुई थी, 1980 से 85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जबकि निर्धरता उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी छठी पंचवर्षीय योजना सही होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य, अधिकारों का उल्लेख है और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं। महान्यायवादी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसकी स्थापना सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी और इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GV.K. राव समिति, 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। अगला है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी है, बलवंत राय मेहता समिति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्यों की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5 साल। और अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं दोस्तों? फटाफट बताइए था, मैंने पहले भी कहा था आपको, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर है, एक कीट का रक्त शर्करा है। तो एक कीट की अगर बात करें तो इसका रक्त शर्करा ट्रेहालोज है। ट्रेहालोज थोड़ा टिपिकल सा है, लेकिन ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। इसमें ट्रेहालोज
बहुक्रियाशील भूमिका निभाता है, जैसे जीवाणु की जो कोशिका भित्त है उसमें एक संरचनात्मक घटक के रूप में, पौधों व कवक में विकास नियामक और कार्बन स्रोत के रूप में, और कीटों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये कार्य करता है। फिर है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑन्कोलॉजी है वो ट्यूमर के बारे में बताती है, जबकि जो आपकी ऑस्टियोलॉजी है ये हड्डियों के बारे में बताती है। एनाटॉमी जो है इसमें मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। यूरोलॉजी में पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो संकेतक है 3.1 पीएच से 4.4, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस मानक पर अपना रंग बदलता है। 3.1 से अगर कम पीएच है तो मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल होता है, अगर 4.4 से अधिक पीएच मान है तो मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला होता है। फिर है किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने में किया जाता है? तो इसमें कैलोरीमीटर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, गतिशील श्यानता की इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पास्कल सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, श्यानता जो है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रव्यों और गैसों का गुण है और ठोसों में श्यानता नहीं पाई जाती है। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो डेका पॉइज या पॉइजली है, और इसको पास्कल सेकंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर दिया गया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।